राजधानी लखनऊ में डीडी कॉन्क्लेव का दूसरा दिन आज कॉन्क्लेव में विकास बनाम जातिवाद पर पैनल डिस्कशन में भाजपा से सुधांशु त्रिवेदी, सपा प्रवक्ता से अनुराग भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार योगेश सिन्हा हुए शामिल। छोटे दल बड़ी भूमिका विषय पर चर्चा में निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय लोकदल के अनिल दुबे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा हुए शामिल। यूरोप में बढ़े ओमिक्रॉन के मामले, ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित देश। अमेरिका के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, एक ही दिन में 1,23,000 से अधिक कोविड रोगी अस्पताल में हुए भर्ती। WHO ने कहा, कारकों के मिश्रण से फैलता है ओमिक्रॉन। यूक्रेन रूस विवाद पर नाटो विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, रूस के बारे में समान नीति पर बनी एक राय। नाटो महासचिव ने कहा, रूस के साथ रचनात्मक बातचीत का पक्षधर है नाटो। प्रधानमंत्री मोदी की चैंपियंस मिलिए मुहिम के तहत पैरालंपिक्स के कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने किया केरल के GHSS विद्यालय का दौरा। त्रिवेंद्रम के स्कूल में बच्चों से की मुलाकात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता करके चुनावों की तारीखें घोषित करेगा। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। कोविड रोधी वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहली 2 डोज ली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से दिया जाना है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 90,59,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और इसी के साथ देश में अब तक 150.61 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 90,59,360 कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की खुराकें लगातार उपलब्ध करा रही है। अब तक केंद्र की ओर से 154.77 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 17 करोड़ 88 लाख टीकों का स्टॉक मौजूद है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए और इस दौरान 40,895 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,72,169 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 97.30% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,071 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इनमें 1,203 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 519 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे रहे हैं चमोली में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। उत्तराखंड सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब जो है किसी भी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन पर 16 जनवरी तक रोक रहेगी। साथ ही साथ जो
त्योहार आ रहा है 14 जनवरी को, उसमें काफी लोग, काफी पर्यटक जो है, तीर्थयात्री जो है वो यहाँ आते हैं गंगा स्नान के लिए। तो ऐसे में उनके लिए जो है 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव उसको अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पास की डबल डोज वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है। साथ ही साथ शुक्रवार को अगर हम बात करें तो 812 नए केस आने के बाद अब पूरे प्रदेश में 2022 केस जो है वो एक्टिव केस अभी तक रजिस्टर किया जा चुका है। ऐसे में जो भी यहाँ पर आंगनबाड़ी है या फिर 12वीं तक के स्कूल है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी वो 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत जो 4 गज की दूरी है या फिर इसके अलावा मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो होटल है, रेस्तरां है या फिर इसके अलावा भी जो इस तरह के कार्यक्रम जहां पर कि लोग जाते हैं वहां पे 50% की कैपेसिटी जो है उसको अब सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। जो नाइट कर्फ्यू है उसे भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है, यानी जो रात 11 से सुबह 5 बजे तक होता था अब वो रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है, बाजार है, वो सुबह जो है वो रात्रि 10 बजे से ज्यादा उनको भी नहीं खोल सकते, उनका भी सख्ती से उनको भी दिशा निर्देश जारी किया गया। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के जो डोज है, जो दूसरा डोज है, उसको किस तरीके से जल्द पूरा किया जाए उसको लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने राज्य में और कोविड के मामले न बढ़े इसको लेकर के ये दिशा निर्देश जारी किया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, चमोली, उत्तराखंड। और अब बात डीडी कॉन्क्लेव की। उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहे डीडी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन के पहले सत्र में आज विकास बनाम जातिवाद मुद्दे पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता अनुराग और वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र शामिल हुए। परिचर्चा में शिरकत कर रहे वक्ताओं का दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। चर्चा के शुरुआत करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र में 7 साल से मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार ने विकास के पैमाने में मूलभूत बदलाव किया है। कल तक जातिवाद को वरीयता दी जाने वाली विकास योजनाओं में इस तरह के अंतर को भरते हुए एकात्मकता को स्थापित किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर क्षेत्रवाद की शिकायत को भी हमारी सरकार ने दूर किया है। जब हमारी सरकार आई केंद्र में 2014 में मोदी जी की और 2017 में योगी जी की सरकार, हमने एक मूलभूत विचार में बदलाव किया। पहले होता था इस वर्ग को देना है, इस वर्ग को विशेष रूप से देना है। हमने आकर कहा सबको देना है बगैर किसी भेदभाव के देना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियों के आधार पर पार्टियां बनती थी जो कहती थी हम 2 वर्ग की पार्टी हैं, कोई कहती थी हम 1 वर्ग की पार्टी हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति में भी ये एक बड़ा स्थापित सत्य था। यहां पे आपने MYDM ये सब तो सुना होगा, यहां 4 जातियों को जूते मारने वाली बातें भी सुनी होगी। तो बिहार में भी याद करिए, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का था। अजगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और 30 साल पहले हरियाणा में दिया जाता था। तो गुजरात में KHAM खाम। हमने जातिवाद को समाप्त करके एकात्मता को स्थापित किया। विकास की जब बात होती है तो हमने उत्तर प्रदेश में यह भी दिखाया कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ का हाईवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर उतरता हुआ विमान हो, और चाहे उभरती हुई काशी विश्वनाथ और राम मंदिर की पताका हो, विकास का इतना बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है मान्यवर कि आप ये समझिए कि किसी जमाने में यहां माफियाएं जलवाए जलाल से जो माफिया घूमा करते थे उनके जान के लाले पड़ गए, और ऐसे लाले पड़े कि वो पंजाब तक भाग के जाकर अपना महफूज मुकाम ढूंढने लगे। देखिए, और एक लाइन और कह दूं, इससे ज्यादा बदलाव आप क्या देखेंगे कि प्रियंका गांधी जी चंडी जाप करने लगी, मायावती हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगी, अरे अखिलेश जी को सपने में भी भगवान दिखने लगे। और कितना बदलाव करेंगे भाई, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी और यूपी में योगी सरकार नजर हो गया। जवाब में सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरे ने कहा कि भाजपा सिर्फ विकास का परसेप्शन खड़ा करती है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा सरकार ने इसके लिए 40% तक जमीन अधिग्रहण कर लिया था, और ये बात भाजपा नेता भी करते हैं। देखिए, उन्होंने अभी विकास की बात की, बहुत जोर लगाया उन्होंने।
जो लगा के कहां तक पहुंच पाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अरे भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आपके सदन में खड़े होके आपके मंत्री कह रहे थे कि 40% लैंड समाजवादी एक्वायर करके मुझे दे के गई थी। फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से चलाया कि एक्सप्रेसवे हमने पश्चिम में बनाया। कौन सा बनाया भाई? कौन सा एक्सप्रेसवे आपने पश्चिम में बना दिया? ये वो लोग हैं जो परसेप्शन क्रिएट करते हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनाव में महिलाओं को सीट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% सीटें देने जा रही है। उन्होंने अन्य पार्टियों से भी इस दिशा में कदम उठाने को कहा। और मैं समझता हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा और खासकर 40% टिकटों में भागीदारी देने का जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ली है, वह उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की तरफ और एक युग परिवर्तन की तरफ है। और मेरी तो सारे दलों से गुजारिश है कि वो लड़कियों को हिस्सेदारी दें, उन्हें विधान बनाने के लिए, उन्हें अपने पैर पर खड़े होकर संघर्ष करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका दें। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि दलित वोटर अब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। हर चुनाव में बीएसपी का वोटर उसके साथ खड़ा है। पिछली दोनों सरकारों से दलित नाराज हैं और अब वो बीएसपी को लेकर वोट करेंगे। दो ही सरकारों ने दंगों की राजनीति की है। बीएसपी का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये तो जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उस तरह की बात करती हैं। कभी भी दलित समाज का अगर वोट हम लोग पिछड़े समाज का वोट अगर नहीं मिला होता तो हमारा परसेंटेज 2017 में जब 12 में सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, तो आधा प्रतिशत तो हमसे खाली आगे थे। हम लोग 29% पे थे, वो 29.5 पे थे। और 2017 में भी आपने देखा होगा कि कितनी सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं और हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। परसेंटेज इसलिए कम आपको नजर आ रहा है क्योंकि नए वोटर बन गए थे, नए वोटर आए। लेकिन 1,92,00,000 अगर पहले 1,62,00,000 वोट पड़ा था तो 1,92,00,000 वोट पड़ा। तो जो दलित समाज का वोटर है, जो पिछड़े वर्ग का समाज का वोटर है, वो तो महन मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़ा है। जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें कही जाएं, कहने की कोशिश की जाए और पार्टियों द्वारा की जाए कि वो छटक रहा है, ये हो रहा है, तो वो उनको परेशानी क्यों हो रही है? उनको उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुश होना चाहिए उनको तो। लेकिन परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब इकट्ठा हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों ने देश को 7,000 से ज्यादा ऐसे अधिकारी दिए हैं जिन्होंने शानदार सेवाएं दी। इन स्कूलों ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस में अब तक 7,000 से अधिक ऑफिसर्स की भर्ती में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। न केवल सैन्य अधिकारी बल्कि इन स्कूलों से निकले कई बच्चों ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम शीर्ष पर ले जाने में भी कामयाबी। अब सीधे आपको लिए चलते हैं डीडी कॉन्क्लेव में। जिन्होंने ये समय निकालकर हमारे कॉन्क्लेव में पधारे हैं, मित्रों, पिछले लगभग 4.5 से अधिक वर्षों से मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास का हर संभव प्रयास किया है। उनकी कोशिश अनवरत जारी है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बने। हमारे इस सत्र का विषय भी यही है, जवाबदेह यूपी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे दूरदर्शन के राजनैतिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव। कृपया मंच पर पधारें अशोक। मैं इन पंक्तियों के साथ मंच सौंपता हूं अशोक को कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना फिर न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूरदर्शन, डीडी न्यूज और डीडी उत्तर प्रदेश के डीडी कॉन्क्लेव के 2 दिन के पहले डीडी कॉन्क्लेव के आखिरी दिन और इस आखिरी सत्र में आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनको लेकर के चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी होती है, लगातार होती है। और देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मैं ये कह सकता हूं कि डीडी न्यूज़ का ये कॉन्क्लेव जो है, और सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं, डीडी न्यूज़ की भूमिका जो है, महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, दायित्व संभाला था, तो डीडी न्यूज़ ने उनके साथ पहला इंटरव्यू किया था। यानी पहला इंटरव्यू महाराज जी ने डीडी न्यूज़ को दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज जबकि चर्चा है, ऐसी संभावना है कि आज शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आखिरी इंटरव्यू चुनाव में जाने से पहले भी डीडी न्यूज़ का होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। देखिए, मैं सबसे पहले डीडी न्यूज़ को और महानिदेशक दूरदर्शन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके एक इस प्रकार का कॉन्क्लेव भी यहाँ पर किया है, आयोजित किया है, और वो भी पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में हर एक क्षेत्र में बदलाव आया है, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है, वह बदलाव और उस परिवर्तन का साक्षी दूरदर्शन और डीडी न्यूज़ भी बन रहा है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं एक बार फिर से अपने प्रदेश की राजधानी में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। सवालों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जबकि संभावना है कि देर शाम तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कहने वाले हैं। महाराज जी, सबसे पहली बात है कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए, 5 साल पूरे हो गए। बड़ा सा बड़ा टॉपर भी जो होता है, जो मेधावी छात्र होता है, वो भी जब परीक्षा में जाता है तो दिल उसका दुख दुख करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जबकि चुनाव का ऐलान अगर हो जाता है और आपको जाना ही है चुनाव में, तो क्या आत्मविश्वास से भरे हुए थोड़ी दिल में दुख दुखी होती है, चुनौती है, थोड़ा डर है? देखिए, साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की एक उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ये दुखदुखी विपक्ष के लिए जरूर पैदा करेगा कि अगली बार वे विपक्ष में बैठने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये उनके लिए जरूर घबराहट पैदा करेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि ये एक उत्सव होगा। इलेक्शन एक उत्सव होगा और इलेक्शन को उसी उत्सव के रूप में हम लोग उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन महाराज जी, इलेक्शन जाहिर सी बात है उत्सव होगा, पर बहुत चुनौतियां होंगी। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं, लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो है लोगों के मन में आशंका है, देश भर में जो है कोरोना जो पांव पसार रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच पाना, अपनी बात कह पाना, या फिर एक बार फिर से जो दूसरी लहर थी कोरोना की, वैसी सिचुएशन ना आए? हालांकि मैं आज सुबह ही देखा कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो आपको लगता है ये सब चुनौतियां होंगी कोरोना की? देखिए, कोरोना एक महामारी है। कोरोना की 2 वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को
कमज़ोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे ये कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है, लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूँगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी, चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो। मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा, जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। 22,900 मौतें। अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ही बड़ी है, यानी लगभग 33 करोड़ है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश से अच्छा होगा, उनके पास सुविधाएं उत्तर प्रदेश से अच्छी होंगी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। वहाँ पर होने वाली मौतें
या उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से जीवन को बचाना भी और जीविका को बचाने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयास हैं। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। दूसरा, ऑक्सीजन की क्राइसिस सेकेंड वेव के दौरान आई थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में 551 ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट में आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये सभी 551 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, यानी इनको कभी भी आप चला सकते हैं, ये क्रियाशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसमें पीएम केयर से भी लगे थे, विभिन्न संस्थाओं ने CSR से भी यहाँ पे लगाए थे, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर ये सभी स्थापित किए थे। इसलिए अब ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास L1, L2, L3 के कोविड प्रबंधन से संबंधित कोविड उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव में एक चीज़ देखने को मिल रही है, सेकेंड वेव में चीज़ देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहाँ से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले आंकड़े इसी बात को कहते हैं। हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप उसको लगाना ही विपक्ष का काम भी है और विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम करे, लेकिन महाराज जी एक बात और कि कोरोना के समय में लाखों मजदूरों को लोगों ने पलायन करते देखा, लाखों परिवार थे जिनकी रोजगार पर, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। क्या आपको लगता है कि उनका पूरी तरह से प्रॉपर केयर हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन में देखिए उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते थे या दूसरे देशों में काम करते थे और फर्स्ट वेव के बाद यानी लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों ने तो बहुत दुर्व्यवहार किया था हमारे कामगार और श्रमिकों के साथ। उनके बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए, उनको हर प्रकार से वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, राशन बंद कर दिया गया और उन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हमने अपने परिवहन निगम के जो हमारे पास बसेस थी, हमने इनका उपयोग किया, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान किया। हमें भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध करवाई, हम ट्रेन के माध्यम से भी उनको उपलब्ध करवाए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना कालखंड की फर्स्ट वेव के दौरान उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कामगार और श्रमिक आए थे, जिसमें 40 लाख यूपी के थे। शेष बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक भी उत्तर प्रदेश से होते हुए ही उन राज्यों में गए। राज्य सरकार ने उनके यहाँ पर सुरक्षित रहने, खाने की व्यवस्था और जो दूसरे राज्यों के थे उनको सुरक्षित उनके राज्यों तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया। दूसरा, जो 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, हर व्यक्ति कहता था ये क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हर एक कामगार और श्रमिक का हम लोगों ने यहाँ पर स्किल मैपिंग कराई थी और स्किल मैपिंग के माध्यम से उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहाँ पर किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना कालखंड के अंदर बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम चलाए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। बिना भेदभाव के प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के कार्यक्रम हो, लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। MSME सेक्टर में 1,61,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को हमने प्रदेश के अंदर जोड़ने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य, देश के अंदर सबसे युवा राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है
कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से अधिक था, आज ये घट करके 4% रह गया है, क्योंकि एक व्यवस्थित सुनिश्चित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम चले हैं उसके परिणाम उसी रूप में हमारे सामने आए हैं। और हम लोग प्रदेश के अंदर हर नौजवान को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसको और तेजी के साथ आगे महाराज जी, विपक्ष कहता है कि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष कहता है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। विपक्ष कहता है कि नीति आयोग के आंकड़े निकालता है, कहता है देखिए बेरोजगारी की दर क्या है। ये सब चीज़ें विपक्ष लगातार हमले करता रहता है इन मुद्दों पर। तो आप विपक्ष की, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आंकड़े पब्लिक में रखे जाते हैं तो क्या परसेप्शन बनता है? देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहाँ बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं? तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है। और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा? 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है बड़े पैमाने पर। कोई मानता है, आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या 2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में,
हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे, लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है, जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज़्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसके एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। योगी जी, जाहिर सी बात है कि फर्क दिखता है, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है, और अभी आपने दंगों की बात की तो हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में हुए। पिछली 12 से 17 के बीच में इतने दंगे हुए थे और 17 से अब तक आप देखेंगे जीरो दंगे हुए। ठीक है, ये फर्क साफ है। बिल्कुल, ये भी फर्क साफ है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा, हमें ये भी याद है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने जो है बाकायदा पिटीशन डाल दी थी, लेकिन देखिए उन्होंने पिटीशन डाली नहीं थी। हाँ, उन्होंने मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की कि आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े, पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा भी सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को, जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था। अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, अब पेशेवर अपराधियों के प्रति थी। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति कैसी होगी। लेकिन कानून टूटता था, ये दिखता था।
आज आप कहते हैं कि वो सब चीज़ें नहीं, दंगे नहीं होते, आतंकवादियों को कोई प्रश्रय नहीं मिलता, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी अपना ही कानून चलाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि माफियाओं की जो बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चल जाते हैं अवैध कब्जे हटाने के लिए। किसी ने नहीं देखा कि कुछ लोग दंगे में शामिल होते हैं तो उनके पोस्टर लग जाते हैं लखनऊ में। तो वो ये चीज़ कहीं देश में होती नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि योगी जी अपना कानून चलाते हैं। देखिए, मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली को ध्यान में रखना है। अगर उसके उत्साह और उसके उमंग के लिए किसी माफिया, पेशेवर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना आवश्यक है तो वह भी हम चलाएंगे, और हमने चलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए आवश्यक था क्योंकि यही जनता दबी थी, यही जनता की आवाज़ इन माफियाओं के सामने दबाया जाता था। वह किसी गरीब का, किसी कमज़ोर का, किसी दलित का, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं पे डकैती डालते थे, कोई उनको रोक टोक नहीं थी। उनके अवैध संपत्ति का उन्होंने सृजन किया। और बहुत सारी जगह तो यहाँ लखनऊ में तो एनिमी प्रॉपर्टी पर, एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें राज्य सरकार केवल उसका कस्टोडियन होता है। डीजीपी बंगले से 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 4 हवेली खड़ी कर दी थी। हम लोगों ने पूछा भी आखिर ये कैसे? 2011 से लेकर 2016 के बीच में सब बने थे, इल्लीगल था। हमने कहा भी अवैध तरीके से बनाया गया है, तो अब जो अवैध है तो उसके लिए तो बुलडोजर ही उसका साथी हो सकता है। तो उसमें बुलडोजर चले हैं। जहां पर सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो मेरी संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है। आपको मुझसे विद्वेष हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्यों हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, मेरे खिलाफ लड़िए, मेरे खिलाफ बोलना, मेरे खिलाफ बोलिए। वो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से मिला हुआ पैसा है, जिसको वो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी हुई है, देश की संपत्ति है, वो राज्य की प्रॉपर्टी है। हम कस्टोडियन मात्र उसके हैं, लेकिन मेरा यह दायित्व बनता है कि उसकी संपत्ति, उस संपत्ति की रक्षा हम करें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति जलाई है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रवृत्ति थी पहले, 2017 के पहले उन संपत्तियों को नष्ट करने वाले लोगों को सम्मानित करती थी राज्य सरकारें। हमने कहा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका इन्हें भुक्तभोगी होना चाहिए। हमने कानून बनाया, पहले हमने ऑर्डिनेंस लेके आए। जब माननीय न्यायालय में इसकी सुनवाई होने लग गई तो हमने एक्ट बनाया। एक्ट बना करके फिर पोस्टर भी चस्पा किए और उनसे वसूली भी प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून का राज है तो इसलिए है क्योंकि एक गरीब, एक गांव, एक किसान, एक नौजवान और एक महिला के प्रति सरकार जितनी संवेदनशील है, उतना ही अपराधियों और एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के प्रति सरकार उतनी सख्त भी है। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों में जब समन्वय होगा तो राज्य की व्यवस्था चलती है। जब दोनों में विसंगति होगी तो असंतुलन कहीं का नहीं छोड़ती किसी को। इसलिए असंतुलन राज्य की व्यवस्था में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने एक इस प्रकार की कार्रवाई यानी उत्तर प्रदेश में ये भी है कि सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी कब किसके कहाँ पोस्टर चिपका देंगे और उसको पूरे देश में ख्याति मिल जाएगी। ख्याति तो नहीं कहते उसको, देखिए हर एक लेकिन सामान्य व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति के साथ तो सरकार खड़ी है जी। हाँ, जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो मान के चलिए कि उनके पोस्टर भी चस्पा होंगे और उनसे वसूली भी होगी। जो लोग, जिन लोगों ने गरीबों का, व्यापारियों का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके जबरन अपनी हवेली खड़ी की है, तो या तो वह हवेली वो वापस उनको करें, नहीं होती है तो इस सरकार की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। तो एक सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी और वो बहुत पॉपुलर भी हुई कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी। तो ये यूपी प्लस योगी उपयोगी, योगी जी किसके लिए उपयोगी हैं? ये बात थोड़ा सा, क्योंकि गरीबों के लिए उपयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों का ख्याल रखते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपके निशाने पर होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने
जो उस समय एक स्लोगन दिया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उन्होंने ये कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा होगा। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2,61,00,000 परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थीं। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर की स्थिति बहुत खराब थी। यानी 1947 से लेकर 2017 तक क्या कर रही थी सरकारें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि 1947 से 17 में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज यूपी में बने थे गवर्नमेंट सेक्टर में, और इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 61 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। ये है उपलब्धि। प्रदेश ने आज हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में वे परिवर्तनकारी बनी हैं, उनकी खुशहाली का कारण बनी है। और ये योजनाएं हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देख करके नहीं